हेलो स्टूडेंट्स, हमारे बॉसराज टॉप स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स में अचानक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। अब हम इस वीडियो में अचानक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। यानी इससे पिछली वीडियो में हमने जो डेरिवेशन करने में जो प्रोसेस किया था उसी प्रोसेसों को कंटिन्यूस करते हुए अचानक आवेशित गोले पर अप्लाई करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमने 3 कंडीशन ली थी। तो इसी प्रकार अचानक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम 3 कंडीशन लेंगे। तो इन 3 कंडीशनों की मदद से हम अचानक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें हेडिंग के द्वारा देखें तो इसमें अचानक शब्द आ रहा है, आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। तो सबसे पहले हम गोले की पॉइंट को पकड़ते हैं। तो गोले, सबसे पहले हम गोला बनाते हैं। तो इस प्रकार ये गोला बना दिया और ये गोला यानी ये हेडिंग में लिखा हुआ है अचालक आवेशित। तो जब चालक आवेशित, इससे पिछली वीडियो में हमने चालक आवेशित पर बात की थी। तो चालक आवेशित होने के कारण चालक गोले के चारों ओर फैला हुआ होता है। ये अचालक आवेशित गोला है। तो अचालक आवेशित गोला होने के कारण इसमें आवेश गोले के अंदर उपस्थित होता है। यानी आवेश प्लस के कारण इस प्रकार आवेश गोले के अंदर उपस्थित होता है। प्लस हमने सपोज किया इसमें आवेश Q है। तो ये गोले के अंदर आवेश उपस्थित है। किसके कारण? अचानक आवेशित होने के कारण ये आवेश गोले के अंदर है। तो इस आवेश को हमने Q नाम दे दिया। तो हमें यहाँ पर ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम गाउस के नियम की हेल्प की सहायता से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जो हमने ये गोला बनाया है, ये सबसे पहले हमने क्या बनाया? गोला। तो सबसे पहले इस गोले के चारों ओर एक गाउसीय पृष्ठ खींचेंगे। तो गाउसीय पृष्ठ कुछ इस प्रकार खींचेंगे। ये गोले के चारों ओर मैंने ये गाउसीय पृष्ठ खींच लिया। इसको नाम देंगे गाउसीय पृष्ठ। अब ये गोले के चारों ओर हमने ये गाउसीय पृष्ठ खींच लिया। तो यहाँ हम इसको एक केंद्र मानते हैं, जिस केंद्र को हम O नाम देते हैं। तो यहाँ से और ये छोटे वाले वृत्त की दूरी हम कैपिटल R लेते हैं और इसी केंद्र O से हम बड़े वाले वृत्त की दूरी R लेते हैं। यानी यहाँ तक की दूरी R और ये कैपिटल R की दूरी छोटे वृत्त के लिए। तो इसमें 3 कंडीशन होती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लेंगे। फर्स्ट कंडीशन है गोले के बाहर बिंदु P पर। तो गोले के बाहर बिंदु P पर, ये गोला है हमारा, ये गोले के बाहर मैंने सपोज किया ये बिंदु P है। यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये बिंदु पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए कंडीशन ये है कि विद्युत फ्लक्स इसकी इसी दिशा में E वेक्टर लगेगा। तो हम संपूर्ण क्षेत्रफल हमने सपोज किया, संपूर्ण क्षेत्रफल A है। संपूर्ण क्षेत्रफल इस गॉसीय पृष्ठ यानी गोले का A है। तो सबसे पहले हम अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे। यहाँ हमने अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर सपोज किया, dA वेक्टर। अब E वेक्टर और dA वेक्टर की दिशा देखें तो E वेक्टर की दिशा इसी दिशा में और dA वेक्टर की दिशा इधर ही है। यानी जब एक रेखा दूसरी रेखा के पर पड़ी होती है तो यहाँ हम देखें तो थीटा इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 0,
क्योंकि एंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक रेखा यूं है और इसी रेखा के ऊपर जब हम दूसरी रेखा को डालेंगे तो यहाँ थीटा इक्वल टू एंगल 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ थीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच थीटा इक्वल टू 0, ये ई वेक्टर इस इधर की दिशा में विद्युत क्षेत्र लगा रहा है और डी ए वेक्टर ये अल्पांश हमने क्षेत्रफल मान लिया और संपूर्ण क्षेत्रफल हमारा ए है। तो हम परिभाषा के अनुसार परिभाषा के अनुसार ये फॉर्मूला होता है डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। तो हम जानते हैं कि इसमें जो डॉट है और वेक्टर, डॉट और वेक्टर को हटाने के लिए हम कॉस थीटा का यूज करते हैं। तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉज थीटा और हमने ये थीटा इक्वल टू 0 यहाँ हमने प्रूव कर दिया है। तो यहाँ हम थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉज 0। हम जानते हैं त्रिकोणमिति के अनुसार कॉज 0 का मान 1 होता है, कॉज 0 इक्वल टू 1, कॉज 0 का मान 1 होता है। तो कॉज 0 का मान 1 होगा तो यहाँ हम इस कॉज 0 का मान पुट करेंगे तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए आ जाएगा। ये हमने विद्युत फ्लक्स अल्पांश क्षेत्रफल के लिए निकाला है, यानी ये विद्युत फ्लक्स जो निकला है हमारा डी फाई इक्वल टू ई डी ए, तो ये अल्पांश क्षेत्रफल के लिए अल्पांश विद्युत फ्लक्स लगा रहा है। तो जब कभी हम छोटे क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स भी छोटा ही आएगा, जब हम बड़े क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स भी बड़ा आएगा। तो इसी प्रकार हमने सबसे पहले डी ए वेक्टर लिया था, तो इसके लिए हमें डी फाई विद्युत फ्लक्स प्राप्त हुआ है और हम संपूर्ण क्षेत्रफल ए के लिए विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो जब हम दोनों पक्षों का समाकलन करने का मतलब ये है कि संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स ज्ञात करना, और यहाँ पर ही ना ये छोटे क्षेत्रफल के लिए छोटा फ्लक्स ज्ञात किया है और अब हम संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए संपूर्ण फ्लक्स ज्ञात करेंगे, यानी पूरे गोले का फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो समाकलन डी फाई इक्वल टू समाकलन ई डी ए, समाकलन डी फाई इक्वल टू समाकलन ई डी ए, दोनों पक्षों का हमने ये समाकलन ले लिया। और डी फाई का समाकलन फाई हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई कांस्टेंट वैल्यू है तो समाकलन में ई कांस्टेंट वैल्यू को हम आगे लेंगे ई इनटू, अब हम डी ए का समाकलन करेंगे तो समाकलन डी ए का समाकलन, इसमें ये डी ए अल्पांश क्षेत्रफल है जबकि हम संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये हम देख रहे हैं कि ये क्षेत्रफल गोले का क्षेत्रफल है, यानी गोले का पृष्ठ। तो गोले का पृष्ठ हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो समाकलन डी फाई इक्वल टू हो जाएगा समाकलन डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी समाकलन डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर निकाल लिया। ये हमने परिभाषा के अनुसार निकाला है। अब हम गॉस के नियम से निकालेंगे, गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम कहता है, यानी ये फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू इक्वल टू यहाँ हमें गिवन है क्यू, सिग्मा क्यू इक्वल टू क्यू, तो क्यू को सिग्मा क्यू की जगह क्यू पुट करेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण
1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखें तो फाई इजकल टू वैल्यू, ये वैल्यू फाई के इक्वल है और ये वैल्यू फाई के इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो फाइनली ई इंटू 4πr² इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें हेडिंग में दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई को इधर रखेंगे 4πr², ये मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में चली जाएगी ये वैल्यू, तो ई को हम इधर रखेंगे। ई इजकल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r²। ई इजकल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r²। ये हमने गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की है। तो इसमें 3 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है विद्युत क्षेत्र गोले के बाहर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, और सेकंड कंडीशन होती है गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, और थर्ड कंडीशन होती है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो ये हमने अभी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट की है, जो कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना का फॉर्मूला ये आया है, E इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r²। तो इसी के मदद से अब हम सेकंड पॉइंट में गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अब हमारा सेकंड पॉइंट है गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम सेकंड पॉइंट में गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे, गोला, और इस हेडिंग के अनुसार देखें तो ये अचालक आवेश है। ये अचालक आवेश और चालक आवेश में डिफरेंस इतना है कि अचालक आवेश का जो आवेश होता है वो गोले के अंदर समावेशित होता है, और चालक आवेश में आवेश गोले के बाहर फैला हुआ होता है। तो ये अचालक आवेशित है, तो इसमें चालक गोले के आवेश अंदर होता है। तो इस प्रकार आवेश को गोले के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इस संपूर्ण आवेश को क्यू मानते हैं, क्यू माना। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसके लिए हम एक केंद्र मानेंगे, यहाँ हमने ओ से रिप्रेजेंट किया, इसकी दूरी हमने कैपिटल आर दी। फिर हम अब इसके गोले की सतह पर हमने ये पॉइंट ले लिया P, सपोज किया हमने ये पॉइंट P ले लिया, और यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए हम बिंदु P से एक गाउसीय पृष्ठ खींचेंगे। तो गाउसीय पृष्ठ खींचेंगे तो गोले की सतह पर ही तो गाउसीय पृष्ठ खींचेगा, तो इसीलिए ये पृष्ठ गोला का पृष्ठ भी है और गाउसीय पृष्ठ भी है। तो यहाँ हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की दिशा में ई वेक्टर लगेगी, और इसका क्षेत्रफल भी a है, और सबसे पहले हम अल्पांश dA वेक्टर लेंगे, और यहाँ थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ एक कंडीशन बनती है, जब हम गाउसीय पृष्ठ इसके ऊपर खींचेंगे तो इसकी दूरी भी r आ जाएगी। तो यहाँ पर ना ये कंडीशन बनती है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो सिर्फ कुछ नहीं, समीकरण, इसको समीकरण 3 मानेंगे। तो समीकरण 3 में इस कंडीशन से r इक्वल टू R से देखें तो E इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r²। तो यहाँ पर ही ना हम कैपिटल R रखेंगे, यानी r²। फाइनली ये
गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना का सूत्र है। अब हमने 2 डेरिवेशन कंप्लीट की, इसके बाद हम नेक्स्ट तीसरी डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए अब हम तीसरी कंडीशन में गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट में गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी, और सेकंड में गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। अब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे, ये गोला बना दिया। अब ये अचालक आवेशित है, अचालक आवेशित होने के कारण इसमें गोले के अंदर आवेश उपस्थित होता है। ये हमने गोले के अंदर आवेश उपस्थित कर दिया। तो इस आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां हमने पॉइंट मान लिया AO, और यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल R। हमें गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सो हमने पॉइंट सपोज किया P पर हमें गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो पॉइंट P से हम एक गाउसीय पृष्ठ खींचते हैं। तो हम गाउसीय पृष्ठ कुछ इस प्रकार खींचेंगे। तो इसको हम गोला, ये सबसे पहले हमने गोला बनाया, और ये गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ, ये गाउसीय पृष्ठ है। तो यहां से यहां तक की बिंदु O से इस गोले तक की दूरी हमने कैपिटल R, और बिंदु P तक O से दूरी स्मॉल r, इससे दूरी हम स्मॉल r लेंगे। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कैपिटल R जो है ग्रेटर देन R, यानी कैपिटल R स्मॉल r से बड़ी है। तो यहां हम देखें तो हम इसका क्षेत्रफल A, संपूर्ण क्षेत्रफल इसका हमने सपोज किया A है, और यहां से इसकी इधर की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की दिशा में लगेगी। और हमने सपोज किया, हम सबसे पहले छोटे अल्पांश यानी छोटे dA वेक्टर यानी छोटे क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले dA वेक्टर मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ ये सपोज किया, हमने ये यहाँ हमने dA वेक्टर लिया। अब E वेक्टर और dA वेक्टर के एंगल देखें, के बीच एंगल देखें तो थीटा इक्वल टू यहाँ 0 प्राप्त होता है हमें, थीटा इक्वल टू 0। तो परिभाषा के अनुसार डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। वेक्टर और इंटू को हटाने के लिए cos थीटा का यूज करेंगे। डी फाई इक्वल टू ई डी ए cos थीटा, और हमने वहां थीटा इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया। डी फाई इक्वल टू ई डी ए cos 0, cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 इक्वल टू 1, cos 0 का मान 1 होता है। तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए आ जाएगा। तो ये हमने छोटे अल्पांश डी ए के कारण विद्युत फ्लक्स छोटा डी फाई ज्ञात किया है। तो हमें संपूर्ण क्षेत्रफल ए के कारण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो इसमें हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो डी फाई इक्वल टू समाकलन ई डी ए, तो फाई का समाकलन डी फाई का समाकलन फाई हो जाएगा, ई कांस्टेंट है तो ई को आगे लेंगे, और समाकलन डी ए, समाकलन डी ए, ये संपूर्ण क्षेत्रफल ए गोले का क्षेत्रफल यानी गोले का पृष्ठ है। तो यहाँ डी फाई संपूर्ण के लिए समाकलन जो है संपूर्ण के लिए प्रदर्शित करता है, और डी फाई यानी इसका छोटा अल्पांश और संपूर्ण इसमें ए, यानी गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ये इसका मतलब ये है। तो डी फाई इक्वल टू हम जानते हैं गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो समाकलन डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर।
समाकलन डी ए इजकल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फाई इजकल टू ई इंटू समाकलन डी ए इजकल टू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी फाई इजकल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये हमने परिभाषा के अनुसार फाई की वैल्यू प्राप्त की है। अब हम गॉस के नियम से फाई की वैल्यू प्राप्त करेंगे। गॉस के नियम से फाई इजकल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ सिग्मा क्यू इजकल टू यहाँ पर ही ना ये क्यू नहीं रख सकते, क्योंकि ये गोले का आवेश है और यहाँ चाहिए हमें गाउसीय पृष्ठ का। तो हम गाउसीय पृष्ठ का आवेश सपोज करते हैं, ये आवेश है क्यू डैश। हमने आवेश सपोज किया क्या, क्यू डैश। तो यहाँ हम रखेंगे क्यू डैश। तो फाई इजकल टू क्यू डैश इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ही ना हम क्यू डैश के वैल्यू प्लेस करने के लिए सबसे पहले हम क्यू डैश का मान प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए क्यू डैश की वैल्यू को प्राप्त करने से पहले मैं एक ट्रिक के थ्रू इसको मैं लिंक करना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले इसे थ्रू लिंक को ट्रिक से लिंक को मैं सबसे पहले बता दूं उसको, उसके बाद हम क्यू नॉट की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये इस ट्रिक से लिंक है। सपोज कि हमने 30 रुपए में 6 पेन आती हैं। 30 रुपए में 6 पेन आती हैं। तो फिर यहाँ पर ही ना हम एक पेन की वैल्यू लगाने, यानी एक पेन। तो एक पेन कितने की आएगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 में 6 से डिवाइड करेंगे, यानी 30/6 यानी 5 रुपए की। तो अब हम इससे 10 पेन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो 10 पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 पेन सिंपल है 50 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50। तो ये 3 स्टेप्स यहाँ ये फॉलो होने वाले, यानी 3 स्टेप की मदद से क्यू डैश की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्यू डैश की वैल्यू सबसे पहले हम देखें तो संपूर्ण आवेश क्यू है। इस क्यू किसके बराबर है, यानी गोले के आयतन के बराबर है। तो गोले के आयतन में आवेश क्यू। अब गोले के आयतन की बात करें, गोले के आयतन तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। यहां मैं लिख देता हूं, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो ये हम गोले के आयतन, यहाँ में इसमें एक गोला है और एक गाउसीय पृष्ठ है। तो सबसे पहले हम गोले की बात कर रहे हैं, और गाउसीय पृष्ठ भी एक गोला है, परंतु वो गोला छोटा है और ये गोला काफी बड़ा है। तो यानी सबसे पहले हम गोले की बात करेंगे। तो गोले के आयतन में आवेश क्यू है। तो गोले का आयतन, यहाँ में इस गोले को हटा कर यहाँ में गोले का आयतन लिखूंगा। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। सबसे पहले गोले की बात कर रहे हैं, इसकी त्रिज्या आर है। तो 4/3 पाई आर क्यू। ये फर्स्ट स्टेप फॉलो हुआ। अब हम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। तो इसमें यानी अब हम ये तो सपोज कर लो 30 पेन की कीमत इतनी है, तो हम एक पेन की कीमत निकालेंगे, यानी इतने आवेश पर क्यू है, और हम एकांक आवेश पर कितना, यानी एकांक पर कितना आवेश लग रहा है, तो हम इस गोले के लिए आवेश ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार देखो, अब सेकंड स्टेप में एकांक आयतन में आवेश, एकांक आयतन में आवेश कितना हो जाएगा, क्यू का इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी क्यू अपॉन 4 × 3 4 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू।
तो इसको फाई इजकल टू ई इंटू 4πr² की वैल्यू को मैं यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। ई इंटू 4πr², और इसको भी हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ एकांक आयतन में आवेश यानी क्यू में इसका डिवाइड देंगे तो एकांक आवेश निकल आएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब ये एकांक आयतन में आवेश और हमें क्यू डैश यानी गाउसीय पृष्ठ के आयतन में यानी क्यू डैश चाहिए, तो क्यू डैश यानी 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू आयतन में आवेश 4/3 पाई आर क्यू आयतन में आवेश ये किसके बराबर है? क्यू डैश के बराबर है। क्यू डैश, तो क्यू डैश इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 पाई आर क्यू। यहां से 4/3 से 4/3 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, तो फाइनली यहाँ क्यू डैश इक्वल टू क्यू स्मॉल आर क्यू और कैपिटल आर क्यू। यहाँ क्यू डैश इक्वल टू क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू प्राप्त किया। तो यहाँ हम क्यू डैश की जगह क्यू डैश की मान पुट करेंगे। इस प्रकार से हम क्यू डैश के मान को प्राप्त करेंगे। तो अब हम क्यू डैश के मान को पुट करेंगे तो फाई इक्वल टू क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, ये हमने फाई इक्वल टू प्राप्त किया। और यहाँ हम देखें तो फाई इक्वल टू इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से फाई इक्वल टू ये वैल्यू फाई के बराबर है, ये वैल्यू फाई के बराबर है, तो यानी ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू इंटू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। अब यहाँ पर ही ना हमें हेडिंग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, तो हम ई को इधर की साइड रखेंगे और 4πr² ये मल्टीप्लाई में, तो इसको हम डिवाइड में करेंगे। तो ई इक्वल टू ये डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्यू अपॉन आर क्यू ये डिवाइड में जाएगी 4πr² इंटू कैपिटल आर क्यू। अब ये r² से एक r कैंसिल होगी, तो ई इक्वल टू 1/4π, सॉरी यहाँ पर ही ना थोड़ी मिस्टेक हुई है, और यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर ही ना हमारा जो वैल्यू थी यहाँ पर ही ना एप्सिलॉन नॉट और था, एप्सिलॉन नॉट यहाँ था हमारा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ही ना ऐसा कुछ था फाई इक्वल टू क्यू डैश एप्सिलॉन नॉट। जब हम क्यू डैश की वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्यू इंटू आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश आर क्यू, ये वैल्यू क्यू डैश के बराबर हमने यहाँ पर ही ना निकाली थी। तो क्यू डैश की जब वैल्यू पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट जब नीचे आएगा तो एप्सिलॉन नॉट ये यहाँ आएगा, ये लिखने में रह गया था। तो यहाँ पर ही ना हम 1 अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखा जाएगा, तो ये 4π नॉट इंटू क्यू और यहाँ 2r और यहाँ 3r है, तो ऊपर एक r बचेगी और यहाँ कैपिटल R की। फाइनली ये फॉर्मूला है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। E इक्वल टू 1/4π इंटू क्यू आर अपॉन आर क्यू। तो ये हमने गोले के अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 कंडीशन में ज्ञात की। सबसे पहले हमने गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेकंड में गोले की सतह पर, और थर्ड में गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। अब हम इसको एट ए ग्लांस एक ही नजर में तीनों डेफिनेशन को याद करने की ट्रिक बताते हैं। तो हम कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या थी? गोले के बाहर
गोले के बाहर, और सेकंड थी गोले की सतह पर, और थर्ड थी गोले के अंदर, गोले के अंदर, गोले के अंदर। यानी फर्स्ट गोले के बाहर, सेकंड गोले के सतह पर, थर्ड गोले के अंदर थी। तो गोले के बाहर, जब हम गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो ये कैपिटल आर जो है स्मॉल आर से छोटी होती है। और यहाँ थर्ड कंडीशन की बात करें तो कैपिटल आर स्मॉल आर से छोटी होती है गोले के अंदर, ये थर्ड कंडीशन में। और सेकंड कंडीशन की बात करें तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बराबर होती हैं। और फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो थर्ड कंडीशन का जस्ट उल्टा होता है। तो यानी इसका उल्टा कर दो बस, आर लेस देन आर। तो इसमें फॉर्मूला हमारा जो आया था E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर था। और सेकंड कंडीशन की बात करें तो इसमें E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, और यहाँ पर ही ना R की जगह कैपिटल R पुट हो गई थी, R उसका। और इसकी बात करें थर्ड कंडीशन में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q R अपॉन कैपिटल R Q। ये हमने इस अचानक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तीन कंडीशन का यूज किया था। यानी फर्स्ट कंडीशन गोले के बाद, सेकंड गोले की सतह पर, और थर्ड गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने इस प्रकार एक ही सारणी में प्रस्तुत कर दी है। इसको याद करने में सरलता है, काफी सरलता है। तीन कंडीशन जस्ट सामने लिखी हुई है, इनको नोट कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उससे कुछ रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये प्रॉब्लम है, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उस टॉपिक पर आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और इस टॉपिक को कंप्लीट करें, और मैं जो कुछ लिखाता हूँ उसको जरूर नोट करते जाएं। यानी एक बुक बना लें और उसमें नोट करते जाएं। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्लास 12th के लिए। तो इस डेरिवेशन की सीरीज में हम आज अचानक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर चुके हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 की डेरिवेशन करा रहे हैं। तो चैप्टर 1 से रिलेटेड अब नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट डेरिवेशन कराई जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें।